इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 15.2 के सम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ मैन्युफैक्चरर कंसीडर्स that men and women workers are equally efficient and so he pays them at the same rate. प्रीवियस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे आउट ऑफ 1 to 8 क्वेश्चंस, तो जिसके बेसिस पे हमने समझा था कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब इन क्वेश्चंस में हम लीनियर इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करेंगे और उसके बाद उनकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर है जो कि अपने वर्कर्स मैन एंड वुमन दोनों को सेम रेट से पे करता है। He has 30 and 17 units of workers, male and female, and capital respectively, which he uses to produce two types of goods A and B. तो वो दो तरह के गुड्स प्रोड्यूस करता है A और B, जिसके लिए वो 30 वर्कर्स लगाता है, मेल और फीमेल दोनों मिला के, और 17 यूनिट्स लगाता है कैपिटल की। तो इनको यूज करते हुए वो A और B की प्रोडक्शन करता है। To produce 1 unit of A, he, 2 workers and 3 units of capital are required, while 3 workers and 1 unit of capital is required to produce 1 unit of B. तो A का 1 यूनिट बनाने के लिए 2 वर्कर्स लगते हैं और 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगता है, जबकि B बनाने के लिए 3 वर्कर्स लगते हैं और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है। If A and B are priced at 100 rupees and 120 rupees per unit respectively, how should he use his resources to maximize the total revenue? तो अगर A के एक प्रोडक्ट की एक यूनिट का प्राइस है 100 रुपीज और B की एक यूनिट का प्राइस है 120 रुपीज, तो वो कैसे टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो हमें एलपीपी बनाना है। सबसे पहले चीज हमने ये देखनी होती है कि हमने किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यू को। तो रेवेन्यू इसको कैसे आएगा, ए और बी को प्रोड्यूस करके। तो ए की एक यूनिट का और बी की एक यूनिट का हमारे पास ये दे रखा है कि क्या क्या चाहिए। ए की एक यूनिट पे उसको 100 रुपये से वो बेच सकता है और बी की एक यूनिट को वो 120 रुपीज से बेच सकता है, जिससे उसको रेवेन्यू अर्न होता है। तो हम एज्यूम करेंगे, पहला फैक्टर जो होता है, पहला जो हमारा स्टेप है कि एज्यूम करना होता है कि किसको एज्यूम करना है। तो वो हमें इसके बेसिस पे देखना पड़ेगा। मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यू को, तो ए के कितने यूनिट बेचे और बी के कितने यूनिट बेचे। तो दैट मीन्स कि let number of units of product A is X and let number of units of product B is Y. अब हमें बनाना है मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, जिसको हम डिनोट करेंगे Z से। तो ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक यूनिट को वो 100 रुपये में बेचता है ए की, तो X यूनिट को कितने में बेचेगा, 100 इंटू एक्स, 100x प्लस B की एक यूनिट को वो 120 में बेचता है, तो B की Y यूनिट को वो कितने में बेचेगा, 120y। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। फर्स्ट स्टेप था डिसीजन वेरिएबल को देखना कि किसको हमें एज्यूम करना है, और सेकंड स्टेप है z को निकालना कि z की इक्वेशन बनाना कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन क्या है। बस आगे का क्वेश्चन एकदम इजी है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है, वो थोड़ा है। अभी हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, लेकिन उसके पास कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसको कि उनको फॉलो करना पड़ेगा उस मैन्युफैक्चरर को। तो वो क्या है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट्स, कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके अंदर रह के उसको मैक्सिमाइज करना है अपने रेवेन्यू को। तो वो कॉन्स्टेंट्स क्या है वो क्वेश्चन से पता चलेगा। बस इतना याद रखना है कि हमने x और y किसको एज्यूम किया है। x है यूनिट्स ऑफ a और y क्या है, यूनिट्स ऑफ b। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और कॉन्स्टेंट्स बनाते जाएंगे।
तो ही हैज 30 यूनिट्स ऑफ वर्कर एंड 17 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, इतने ही है उनके पास वर्कर और कैपिटल, तो उसको ए और बी में यूज करता है। ए का 1 यूनिट बनाने में वो 2 वर्कर्स लगाता है, तो x यूनिट बनाने में कितने वर्कर्स लगाएगा, 2x। और साथ के साथ ये है कि ए का 1 यूनिट बनाने में 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगाता है, तो x यूनिट बनाने में कितने कैपिटल लगाएगा, 3 इंटू एक्स, 3x। ओके, तो x यूनिट बनाने में 2 वर्कर्स और 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगता है। अब बी प्रोडक्ट बनाने में उसको 3 वर्कर्स लगते हैं, यानी कि 1 यूनिट में 3 वर्कर्स, तो y यूनिट्स बनाने में प्लस 3y वर्कर्स। और बी के प्रोडक्ट को बनाने में उसको कितने यूनिट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है, 1 यूनिट, यानी कि 1y, और 1y को हम y भी लिख सकते हैं, चलता है 1y इज इक्वल टू y। तो अभी उसके पास मैक्सिमम वर्कर्स कितने हैं, 30, और मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ कैपिटल कितने हैं, 17। इससे ज्यादा वो यूज नहीं कर सकता, तो दैट मीन्स कि 2x प्लस 3y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30 एंड 3x प्लस y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 17, क्योंकि इससे ज्यादा वो यूज नहीं कर सकता, उसके पास है ही नहीं। तो ये क्या है, हमारा लेबर कांस्टेंट है, हमारे पास इतनी ही लेबर है, और ये है हमारा 17 वाला हमारा कैपिटल कांस्टेंट। नेक्स्ट दो हमें करने ही होते हैं कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑब्वियसली नंबर ऑफ यूनिट्स जो वो a और b के बना रहा है वो नेगेटिव में तो नहीं बना सकता, पॉजिटिव में ही बनाएगा, या तो 0 बनाएगा या तो मोर देन 0 बनाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करनी है। मैं इस क्वेश्चन में अच्छे से सॉल्व करके ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करके बता रही हूँ, आगे आने वाले क्वेश्चंस में सेम उसी तरीके से करना है। बाकी हम जिस जिस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा फिर से ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, अदरवाइज लीनियर इक्वेशंस को फॉर्मुलेट ही करेंगे। तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारी पहली इक्वेशन लेते हैं। ओके, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है तो ये इन इक्वेशन है, हम जस्ट इक्वेशन वाला पार्ट लेते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 17। ये दोनों लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ग्राफिक जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इजीली उसको हम साथ के साथ ही दिखा देंगे ग्राफ के अंदर। तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। तो पहली चीज क्या करनी है, हमें इसका टेबल बनाना है, तो हम इसका टेबल बनाते हैं। ओके, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। तो हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल बनाना जरूरी नहीं है, जस्ट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं कि अगर x को हम 0 माने तो ये 2x क्या हो जाएगा, 0, तो 3y विल बी 30, तो y विल बी 30 अपॉन 3 यानी कि 10। तो अगर x 0 है तो 10 है y, और अगर y 0 है तो दैट मीन्स कि 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 30, तो 2x इज इक्वल टू 30, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 15, तो x विल बी 15। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस वाई, इक्वेशन लेनी है हमें सिर्फ अभी के लिए 17। तो इसके बेसिस पे हम अगर टेबल बनाते हैं तो x y, x अगर 0 है तो y कितना है, 17। x अगर y अगर 0 लेते हैं तो 3x विल बी 17, तो x विल बी 17 अपॉन 3 यानी कि 5.67, तो ये 5.67 आ जाएगी वैल्यू। अब हमें ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना है इसका, तो x की वैल्यू देखो 0, 15, 0, 5.67, मैक्सिमम वैल्यू x की है 15, तो हमें
स्केल पे 15 तक बनाना है और y का मैक्सिमम वैल्यू है 17, तो हमें 17 तक बनाना है। तो उसी हिसाब से हम अपना स्केल डिफाइन करेंगे। 15 तक है x एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, इधर x डैश, x, y एंड y डैश। मे बी हर क्वेश्चन में ये ना मैं कर पाऊँ, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि हम खाली ग्राफ बनाते जाएं। तो x 15 तक बनाना है हमें, तो मैं 2 का स्केल ले रही हूँ। 2, 4, 6, 8, इसी तरह से y एक्सिस पर भी 2 का स्केल ले लेते हैं। 16 एंड 18। तो अगर x 0 है तो y कितना है, 10, यानी कि यहाँ पे आएगा। अगर y 0 है तो x कितना है, 15, तो यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों को हम मिला देंगे। यहाँ पे ये चीज़ ट्रिकी है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, बट जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो इजीली वो इक्वेशन लाइन एकदम सीधी बनेगी। जैसे ही आप इक्वेशन लाइन बनाते हो ना, तो उसके बाद आपको दिखाना है उसको कि 2x ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। दूसरी, 0 अगर x है तो y है 17, तो 0 और 17 यहाँ पे, और अगर y 0 है तो x है 5.67, तो यहाँ पे कहीं पे इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ओके, तो अब हमें करनी है शेडिंग। तो शेडिंग के लिए हम फिर से इन इक्वेशन पार्ट लेते हैं। 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30 है। तो हमें शेडिंग क्या करनी है, इसके हिसाब से मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि लाइन पे नहीं हो। अब ये 0 0 पॉइंट है ओरिजिन का, तो ये लाइन पे नहीं है, मतलब इसके इधर है लेफ्ट हैंड साइड को। तो अगर हम x में 0 पुट कर लें और y पे भी 0 पुट कर लें, इज दिस ट्रू, इज दिस सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, दिस इज ट्रू। तो दैट मीन्स ओरिजिन वाला एरिया इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो 2x प्लस 3y ये वाली लाइन है, दैट मीन्स इसके ओरिजिन वाले पार्ट की तरफ हमें शेडिंग करनी है। मैं यहाँ पे ज़्यादा अभी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि कॉमन रीजन को अच्छे से हम शेड करेंगे, जस्ट ये दिखाने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड को, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड को शेडिंग करनी है। अब ये वाली लाइन किसको करती है रिप्रेजेंट, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 17। तो यहाँ पे भी हम ओरिजिन का पॉइंट 0 0 लेके देखते हैं कि 3 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस देन, is it less than equal to 17? yes, true. so origin area ही हमारा solution में आएगा, solution region में। so that means ये वाला part, इस line का ही left वाला part जो कि origin को represent करता है, origin वाली side पे है, तो ये करेगा इसको satisfy। तो हम common region, ये region और ये region में से जो common region है उसको shading कर देंगे। जो बाकी की दो इक्वेशंस हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला पार्ट, यानी कि पॉजिटिव y। तो दैट मीन्स हमें ये सारा एरिया मिल गया है कॉमन रीजन, जो कि है हमारा फिजिबल रीजन, और इस केस में ये है बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन इसलिए क्योंकि ये चारों तरफ से कवर्ड है, क्लोज्ड है ये रीजन, तो इसीलिए इसको बाउंडेड रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अनबाउंडेड रीजन के बारे में बात करेंगे। तो बाउंडेड रीजन के हमें अगला स्टेप है कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेने हैं, मतलब इस कॉमन रीजन के 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं। तो ये है एक, तो इसको मान लेते हैं O, ओरिजिन वाला। ये वाला पॉइंट इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको C।
अब हमें इन कॉर्नर पॉइंट्स के x और y कोऑर्डिनेट्स देखने हैं कि x और y कोऑर्डिनेट्स हैं कौन कौन से। उन x और y कोऑर्डिनेट्स को हमें अपने z के फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है, फिर देखना है कि मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ पे आता है, तो हम उस पार्ट को करते हैं। तो अभी देखते हैं कि ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 जो कि पता ही है। ए पार्ट के ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 10। बी ये जो पार्ट है इसके कोऑर्डिनेट्स अभी डेफिनेट नहीं है, तो कहाँ पे होंगे, ऑब्वियसली ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट बी है। तो हमें वो पॉइंट निकालना पड़ेगा बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, कि वो दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कहाँ पे काटते हो। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप करती हूँ, सी का पॉइंट लिखने के बाद इसको करेंगे। तो सी पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5.67 एंड 0। अब हम बी को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट के कोऑर्डिनेट्स दिखाने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 है और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 है। इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो देखो जरा कि x और y के जो कोफिशिएंट है इनमें से कोई भी मैच नहीं करता। इसमें x का कोफिशिएंट 2 है तो इसमें x का कोफिशिएंट 3 है, इसमें 3 है y का कोफिशिएंट तो इसमें y है। तो हमें कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x को 3 से करेंगे तो 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 90, और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 34। यहाँ पे मैं सारे पार्ट्स करके दिखा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चंस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहीं पे इसको अच्छे से आप देख लेना। वैसे भी हम ये चीज़ें कर चुके हैं 10th 9th 10th में। तो 10 माइनस 4 इज 6, 8 माइनस 3 5, तो y विल बी इक्वल टू 8। 7 को इधर लेके जाएंगे, 56 से डिवाइड करेंगे तो y विल बी 8। अब इस y8 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, चाहे 1 में चाहे 2 में, उसके बेसिस पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो 3, 8। तो ये हैं हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। इन कॉर्नर पॉइंट्स के बेसिस पे हम z की वैल्यू निकालेंगे। z हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसकी वैल्यू थी 100x प्लस 120y, और उसके बेसिस पे हम निकालेंगे कि हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू कितना आता है, 100x प्लस 120y। तो 100 ओ पॉइंट पे x 0 है और y भी 0 है, तो मैक्सिमम रेवेन्यू कितना आ रहा है, 0। नेक्स्ट पॉइंट पे 0 10 पुट कर लेते हैं, तो हमारा रेवेन्यू आ रहा है 1200। बी पॉइंट पे रेवेन्यू आ रहा है 1260। सी पॉइंट पे रेवेन्यू है 567। बहुत ऑब्वियस है कि 1260 मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, जो कि है 3/8 पे। तो मैक्सिमम रेवेन्यू वो अर्न कर सकता है 1260 जब x 3 होगा और y 8 होगा। क्योंकि ये बाउंडेड रीजन है तो हमें फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है। अनबाउंडेड रीजन में प्रोसीजर थोड़ा सा और लंबा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ये क्वेश्चन कंप्लीट है कि हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू ऑफ z that we earn is 1260 which is at point 3 and 8। तो that means कि वो 3 यूनिट्स बनाएगा, उसको बनाने चाहिए 3 units of A and 8 units of B should be produced to earn maximum revenue of 1260 within these constraints। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन देख लेते हैं क्योंकि वही अभी रेलिवेंट है। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स
It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours of work on machine B to produce a package of nuts. तो नट्स बनाने, एक पैकेज नट्स का बनाने के लिए मशीन ए पे लगते हैं 1 घंटा और बी पे 3 घंटे लगते हैं, और बोल्ट्स का एक पैकेज बनाने के लिए मशीन ए पे लगता है 3 घंटे और मशीन बी पे लगते हैं 1 घंटे। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसको प्रॉफिट मिलता है 17.50 पर पैकेज ऑन नट्स एंड 7 पर पैकेज ऑन बोल्ट्स। तो ये प्रॉफिट मिलता है। हमें क्या करना है, हमें हाउ मेनी पैकेजेस शुड बी प्रोड्यूस ईच डे टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। दैट मीन्स कि हमारा फंक्शन प्रॉफिट फंक्शन होगा z। तो प्रॉफिट हमें कितने यूनिट्स पे मिलता है, नट्स के एक पैकेज पे हमें प्रॉफिट मिलता है। मान लो कि हम यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा डिसीजन वेरिएबल कौन सा है। तो x है नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स, क्योंकि हमें पता है कि एक पैकेज के ऊपर उसको कुछ प्रॉफिट मिलता है और इसी तरह से एक बोल्ट्स के पैकेज के ऊपर उसको कुछ प्रॉफिट मिलता है। तो हम क्या करेंगे, x और y ले लेंगे कि नंबर ऑफ पैकेजेस कितने हैं। एक पैकेज ऑफ नट्स पे उसको प्रॉफिट मिलता है 17.5 x। एक पैकेज पे 17.5, तो x पैकेजेस नंबर ऑफ पैकेजेस है तो 17.5 इंटू x मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरह से एक बोल्ट के पैकेज पे उसको प्रॉफिट मिलता है 7 रुपीज, तो y नंबर ऑफ बोल्ट्स पैकेजेस हैं y अगर, तो कितना प्रॉफिट मिलेगा 7y। तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि है मैक्सिमम प्रॉफिट फंक्शन। तो अभी इसको करेंगे कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, क्या क्या कॉन्स्टेंट है। बस अब इतना याद रखना कि x और y क्या है, x है नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स और y है नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ बोल्ट्स। तो नेक्स्ट में क्या है, सारी लाइंस फिर से पढ़ते हैं। इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन A and 3 hours on work on machine B to produce a package of nut। तो नट का एक पैकेज बनाने में मशीन A के ऊपर उसको 1 घंटा लगता है। तो हमने कितने नंबर ऑफ पैकेजेस चाहिए, हमें x। तो एक पे एक पैकेज ऑफ नट्स पे 1 घंटा, तो x पे कितने घंटे लगेंगे 1x, या फिर खाली x भी लिख सकते हो। उसको मशीन B पे कितना लगेगा, मशीन B पे एक नट का पैकेज बनाने में 3 घंटे लगते हैं। तो नंबर ऑफ पैकेजेस अगर x है तो 3x। इसी तरह से हमें उसको 3 घंटे लगते हैं मशीन A पे और 1 घंटा लगता है मशीन B पे टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट। तो एक पैकेज बनाने में उसको 3 घंटे लगते हैं, तो y नंबर ऑफ बोल्ट्स बनाने में उसको 3y लगेंगे घंटे मशीन A के ऊपर, क्योंकि ये मशीन A का कांस्टेंट है। इसी तरह से एक बोल्ट के पैकेज को बनाने में उसको मशीन B पे 1 घंटा लगता है, यानी कि 1, और y नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ बोल्ट्स बनाने में इसको 1y, या खाली इसको y भी लिख सकते हो। तो ये है तुम्हारा मशीन B कांस्टेंट। उसके बाद है कि he earns a profit। अब सबसे पहले तो he earns a profit of 17.50 per package on nuts and 7 per package on bolts, ये हम कर चुके हैं। how many packages of each should be produced each day, कितने पैकेजेस बनाए वो, so as to maximize his profit if he operates his machine for at most 12 hours a day। तो हर एक मशीन को वो 12 घंटे ही यूज कर सकता है, 12 से ज्यादा नहीं यूज कर सकता। तो दैट मीन्स कि हमारा ये जो टोटल ऑपरेटिंग टाइम है वो 12 से कम या उसके इक्वल होना चाहिए दोनों केसेस में। तो ये हमारे दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। बस जस्ट ये देखना कि डिसीजन वेरिएबल कौन सा है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। और नेक्स्ट होता है
x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0, ये नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ बोल्ट्स और नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स ये माइनस में तो नहीं जा सकते, या तो 0 होंगे या 0 से ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए ये दो कांस्टेंट्स लग जाएंगे। तो इसके बेसिस पे ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था। तो हम 11th क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। अ स्मॉल फर्म मैन्युफैक्चर्स gold rings and chains. Combined number of rings and chains manufactured per day is at most 24. अब इस लाइन को डिस्कस नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा वो दोनों को मिला के रिंग्स और चेन्स को मिला के वो 24 तक ही बना सकता है। इट टेक्स 1 hour to make a ring and half an hour for a chain. Maximum number of hours available per day is 16. करना है क्या उसको, if the profit on a ring is 300 and chain is 190, तो how many of each should be manufactured daily so as to maximize his profit. हमारा फर्स्ट स्टेप होता है देखना कि उसको करना क्या है, उसको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो वो बनाता है रिंग्स एंड चेन्स। हमें उसने दिया हुआ है कि एक रिंग के ऊपर कितना प्रॉफिट है और एक चेन के ऊपर कितना प्रॉफिट है। अब ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ रिंग्स और चेन्स होने चाहिए, हम उसी को एज्यूम कर लेंगे ताकि हम अपना प्रॉफिट फंक्शन फॉर्मुलेट कर सकें। तो लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ या फिर नंबर्स ऑफ रिंग्स he manufactures is x and number of chains he manufactures is y. तो एक रिंग के ऊपर उसको प्रॉफिट कितना आता है, वो आता है 300 रुपीज। यहाँ पे देखो लास्ट सेकेंड लास्ट लाइन में है कि इफ द प्रॉफिट ऑन अ रिंग इज 300 एंड इफ प्रॉफिट ऑन अ चेन इज 190, एक रिंग के ऊपर 300 है तो x के ऊपर कितना होगा 300x। सिमिलरली एक चेन के ऊपर 190 रुपीज का प्रॉफिट है तो y नंबर ऑफ चेन्स के ऊपर 190y। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा जो कि है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब वो लिमिटेशंस देखते हैं। बस अब ये याद रखना कि x है नंबर ऑफ रिंग्स दैट ही मैन्युफैक्चर्स एंड y है नंबर ऑफ चेन्स दैट ही मैन्युफैक्चर्स। तो अभी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं। कंबाइंड नंबर ऑफ रिंग्स एंड चेन्स मैन्युफैक्चर्ड पर डे इज एट मोस्ट 24। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दिन में 24 ही रिंग्स और चेन्स मिला के बना सकता है। तो रिंग्स नंबर ऑफ रिंग्स है x, नंबर ऑफ चेन्स है y, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 24 ही बना सकता है। दैट मीन्स x प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 24। उसके बाद है कि it takes 1 hour to make a ring and half an hour for a chain. एक रिंग को बनाने में 1 घंटा लगता है और हाफ एन आवर लगता है चेन के ऊपर। तो दैट मीन्स एक रिंग को बनाने में 1 आवर, तो x रिंग को बनाने में 1 इंटू एक्स यानी x। एक चेन को बनाने में हाफ एन आवर, तो y चेन्स को बनाने में 1/2 y घंटे लगते हैं। उसके बाद है कि मैक्सिमम, इसको अभी ऐसे छोड़ दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर डे इज 16। तो ये हमारा है 16 ही घंटे मिल सकते हैं मैक्सिमम। तो 16 से ये कम होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि 16 घंटे ही उसको मिल रहे हैं बनाने के लिए रिंग्स और चेन्स। तो ये हमारा हो गया टाइम कांस्टेंट। तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ये है उसका कैपेसिटी कांस्टेंट, क्योंकि इससे ज्यादा वो रिंग्स और चेन नहीं बना सकता है। इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे कि दोनों इन इक्वेशन के दोनों साइड को, ये इन इक्वेशन होती है जब लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है, तो दोनों साइड्स को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 16 टू ज़ 32, ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। तो ये हमारा एक कांस्टेंट बन गया। उसके बाद नेक्स्ट कांस्टेंट क्या होते हैं, एज यूजुअल x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक चीज बस देख लेना कि ये लेस देन इक्वल टू है यहाँ पे भी, तो रीजन बाउंडेड ही होगा। अगर दोनों कांस्टेंट में लेस देन इक्वल टू है
तो दैट मीन्स कि वो बाउंडेड ही होगा रीजन। तो हम बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन में a company produces two types of goods A and B, okay, that require gold and silver। दो तरह की गुड्स बनाती है A और B, दोनों में गोल्ड और सिल्वर दोनों लगते हैं। तो each unit of type A requires 3 gram of silver and 1 gram of gold, while that of B requires 1 gram of silver and 2 gram of gold। A में भी और B में भी दोनों में गोल्ड और सिल्वर दोनों लगता है, इसको बाद में यूज करते हैं। The company can use at most 9 gram of silver and 8 gram of gold if each unit of type A brings a profit of 40 and that of type B brings 50 of profit। तो find the number of units of each type that the company should produce to maximize the profit। हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। हमें पता है कि एक गुड जो है उसके ऊपर 40 रुपीज का प्रॉफिट होता है और बी की एक गुड के ऊपर 50 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो क्वाइट ऑब्वियस कि हमें किसको एज्यूम करना है, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए की नंबर ऑफ यूनिट्स है सपोज x और लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी इज y। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक ही यूनिट पे यानी कि 40 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो x यूनिट के ऊपर कितना होगा 40x प्लस एक y की यूनिट एक बी प्रोडक्ट की यूनिट पे 50 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो हम एज्यूम करें कि वो y यूनिट्स ऑफ b बना रहा है, तो y यूनिट्स पे कितना होगा 50 इंटू वाई यानी 50y। तो ये होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं कि उसको क्या चाहिए। एक यूनिट, each unit of type A requires 3g of silver। तो A की एक यूनिट को बनाने में उसको 3 ग्राम ऑफ सिल्वर चाहिए, तो X यूनिट को बनाने में उसको कितना सिल्वर चाहिए 3 इंटू एक्स यानी 3x। अब है आगे कि उसको 3g ऑफ सिल्वर चाहिए और 1g ऑफ गोल्ड चाहिए, किसके लिए, A की एक यूनिट को बनाने के लिए। तो 1g ऑफ गोल्ड एक यूनिट को बनाने के लिए चाहिए, तो A की एक यूनिट को बनाने के लिए X यूनिट को बनाने के लिए कितना गोल्ड चाहिए होगा, इधर लिखेंगे नीचे X। ओके, A की एक यूनिट को बनाने के लिए 3 ग्राम ऑफ सिल्वर चाहिए और A की एक यूनिट को बनाने के लिए 1 ग्राम ऑफ गोल्ड चाहिए। तो X यूनिट्स बनाने के लिए 1x या खाली x भी लिख सकते हैं। सिमिलरली B की एक यूनिट बनाने के लिए उसको 1 ग्राम ऑफ सिल्वर चाहिए, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, तो y यूनिट्स बनाने के लिए कितना सिल्वर चाहिए होगा 1y। ध्यान रखना कि ऐसे ही इक्वेशन बनेगी, x प्लस y दोनों होंगे वेरिएबल्स एक इक्वेशन, इन इक्वेशन के अंदर। उसी तरह से B की एक यूनिट को बनाने के लिए 2 ग्राम ऑफ गोल्ड चाहिए, 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो y यूनिट्स को बनाने के लिए 2y। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है, इन इक्वेशन बनेगी अभी। तो वो कंपनी कैन यूज एटमोस्ट 9 ग्राम ऑफ सिल्वर, 9 ग्राम ऑफ सिल्वर ही है उसके पास और 8 ग्राम ऑफ गोल्ड है, तो वो इतना ही यूज कर सकती है। तो ये सिल्वर कांस्टेंट था कितना, 9 ग्राम ऑफ सिल्वर ही यूज कर सकती है, तो दैट मीन्स कि दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, क्योंकि x यूनिट बनाने के लिए 3x और y यूनिट बनाने के लिए 1y, इतना चाहिए हमें सिल्वर और ज्यादा से ज्यादा हम 9 ही यूज कर सकते हैं, तो दिस क्वांटिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू 9। सिमिलरली 8 ग्राम ऑफ गोल्ड है, तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 8। तो ये हमारा बन जाएगा इन इक्वेशंस दोनों कांस्टेंट्स। और नेक्स्ट नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट x should be greater than equal to 0 and y should be greater than equal to 0। ये तीनों हमारे कांस्टेंट्स हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लेस देन इक्वल टू, तो ये बाउंडेड रीजन ही होगा डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 13, A factory manufactures two types of screws। क्यों ना हम लास्ट लाइन ही देख लेते हैं एक बार फटाफट से, तो हमारा वीडियो भी की लेंथ हो जाएगी ठीक।
लास्ट लाइन में है कि हाउ मैनी पैकेजेस, 13th क्वेश्चन की लास्ट लाइन है कि हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच टाइप शुड द फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूस इन अ डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, क्योंकि हमें पहला स्टेप यही देखना होता है, उसको करना क्या है, उसको मैक्सिमाइज करना है अपना प्रॉफिट। तो अभी बढ़ते हैं कि क्या है। वो दो तरह के स्क्रूज बना रहा है, ए और बी। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक एक जो है स्क्रू और बी स्क्रू, उन दोनों के ऊपर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, लेट्स रीड इट फर्स्ट। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ स्क्रूज, ए एंड बी। ठीक है, ईच टाइप रिक्वायरिंग द यूज ऑफ टू मशीन्स। दोनों के लिए मशीनें चाहिए, ऑटोमेटिक हैंड ऑपरेटेड। तो 4 मिनट लगते हैं ए के एक स्क्रू को बनाने में ऑटोमेटिक के, और 6 मिनट्स लगते हैं हैंड ऑपरेटेड मशीन के ए के एक स्क्रू को बनाने में। तो दैट मीन्स कि हमें while it takes 66 minutes on the automatic and 3 minutes on the hand operated machine to manufacture a package of screw B। तो B के एक स्क्रू को बनाने में हमें ऑटोमेटिक मशीन के 3 मिनट लगते हैं, 6 मिनट लगते हैं, और 3 मिनट लगते हैं हैंड ऑपरेटेड मशीन के। हर मशीन कुछ टाइम के लिए अवेलेबल है। मैन्युफैक्चर इस स्क्रू को ए को और बी को सेल कर सकता है। ए के एक स्क्रू को वो प्रॉफिट 7 रुपीज के प्रॉफिट पे, और बी के एक स्क्रू को वो 10 रुपीज के प्रॉफिट पे सेल कर सकता है। तो हमें यही एज्यूम करना पड़ेगा, हमारा डिसीजन वेरिएबल क्या होगा कि लेट नंबर ऑफ स्क्रूज ऑफ टाइप ए, नंबर ऑफ स्क्रूज ऑफ टाइप ए को एज्यूम करते हैं x, और नंबर ऑफ स्क्रूज ऑफ टाइप बी y। तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा, एक स्क्रू पे 7 रुपए का प्रॉफिट, तो 7 एक्स स्क्रूज के ऊपर 7 इंटू एक्स, 7x। सिमिलरली y के एक स्क्रू के, b के एक स्क्रू के ऊपर उसको 10 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। तो अगर नंबर ऑफ स्क्रूज ऑफ टाइप b इज y, तो 10y। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, याद रखना है अभी कि नंबर ऑफ स्क्रूज ऑफ टाइप ए है x और नंबर ऑफ स्क्रूज ऑफ टाइप बी है y। तो कॉन्स्टेंट्स देखते हैं कि क्या क्या है। हर एक स्क्रू को बनाने के लिए मशीन चाहिए, एक तो ऑटोमेटिक और एक हैंड ऑपरेटेड। तो it takes 4 minutes on the automatic and 6 minutes on the hand operated machine to manufacture a package of screw of A। A को बनाने के लिए 4 मिनट, एक पैकेज को बनाने के लिए 4 मिनट लगते हैं ऑटोमेटिक पे। तो X पैकेजेस को बनाने के लिए 4x मिनट्स लगेंगे। सिमिलरली 6 मिनट्स लगते हैं उसको हैंड ऑपरेटेड मशीन पे एक स्क्रू के पैकेज को बनाने में। तो x स्क्रू पैकेजेस बनाने में उसको लगेंगे 6x। सिमिलरली B टाइप के स्क्रू को बनाने में उसको 6 मिनट लगते हैं ऑटोमेटिक पे, यानी 6y, और हैंड ऑपरेटेड मशीन में उसको लगते हैं 3 मिनट्स एक को बनाने में, तो 3, और y को बनाने में कितने लगेंगे, 3 इंटू वाई, 3y। अब आगे है कि उनकी कुछ लिमिटेड कैपेसिटी होगी मशीनों की। तो मशीन के ऊपर उसको यहाँ पे है ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे। हर एक मशीन अवेलेबल है सिर्फ 4 घंटे के लिए। क्योंकि यहाँ पे हमने मिनट्स की बात की है, तो हम इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 240 मिनट्स मैक्सिमम हम उसको यूज कर सकते हैं। तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 240, एंड सेकेंड इन इक्वेशन शुड ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू 240, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन कांस्टेंट है और सेकंड वाला हैंड हेल्ड मशीन कांस्टेंट है। तो ये दोनों इन इक्वेशन हमारे कांस्टेंट्स बन जाएंगे। इनको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 4x प्लस 6y है, 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 240 है।
अगर हम इस सारी इन इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो यह क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120। सिमिलरली ये जो है 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 240 है। इस इक्वेशन को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 80। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट हम आंसर में लिख सकते हैं। और दो नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट्स x should be greater than equal to 0 and y should be greater than equal to 0। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो 14 में a dealer in rural area wishes to produce a number of sewing machine। उसको स्विंग मशीन बनाने हैं, उसके पास सिर्फ 57,600 है इन्वेस्ट करने के लिए रुपीस, और स्पेस है जिसमें वो एटमोस्ट 20 आइटम्स रख सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन उसको कॉस्ट करती है 3600। एक मशीन की कॉस्ट है 3600 और एक मैनुअली ऑपरेटेड स्विंग मशीन की कॉस्ट है उसको 2400। ये कॉस्ट है दोनों की। तो he can sell an electronic sewing machine at a profit of 220 and manually operating sewing machine at a profit of 180। तो उसको एज्यूम करते हुए कि वो सारी आइटम्स बेच सकता है, हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो दैट मीन्स हमें प्रॉफिट का फंक्शन बनाना पड़ेगा। एक स्विंग ऑटोमेटिक स्विंग मशीन के ऊपर उसको 220 का प्रॉफिट होता है और एक हैंड ऑपरेटेड स्विंग मशीन के उसके ऊपर उसको प्रॉफिट होता है 180 रुपीज का। तो इसके बेसिस पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, पहले एज्यूम करते हैं कि लेट एक मशीन के ऊपर 220 तो एक्स मशीन ने एज्यूम कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन इज x is equal to x। तो let number of manually operated स्विंग मशीन इज y। तो एक मशीन के ऊपर 220 का तो x के ऊपर 220x। सिमिलरली 180 एक के ऊपर तो y के ऊपर 180y। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। उसके बाद है सब्जेक्ट विच इज ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू सम कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन है और y क्या है मैनुअली ऑपरेटेड मशीन है। तो उसकी कांस्टेंट क्या है, ही हैज ओनली 57,600 टू इन्वेस्ट। इतने ही पैसे हैं उसके पास। तो एक मशीन की कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे हमने बताया था 3600 इलेक्ट्रॉनिक की और मैनुअली की 2400 कॉस्ट। तो एक मशीन की कॉस्ट है 3600 अगर, तो x की कॉस्ट कितनी होगी 3600x प्लस अगर एक मैनुअली ऑपरेटेड की कॉस्ट है मशीन की कॉस्ट है 2400 तो एक y मैनुअली ऑपरेटिंग की मशीन्स की कॉस्ट कितनी होगी 2400 इंटू y 2400y। तो मैक्सिमम उसके पास इतनी मनी है तो वो इन दोनों की कॉस्ट ऑब्वियसली इससे लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट कांस्टेंट जो कि है कॉस्ट कांस्टेंट या कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। इसको अगर हम 12 से पूरी की पूरी इन इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें 1200 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 48। तो ये आ जाएगी। अब और क्या कांस्टेंट होंगे, x should be greater than equal to 0 and y should be greater than equal to 0। कुछ और कांस्टेंट है क्या, उसके बाद है प्रॉफिट है लिखा हुआ, तो कोई और कांस्टेंट नहीं है, तो इतना ही था। तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे भी उसको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। थोड़ा हमें स्पीड पकड़ते हैं, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो एक कंपनी है which manufactures two types of novelty souvenirs।
सोवेनियर्स मेड ऑफ प्लाईवुड, तो प्लाईवुड के सोवेनियर्स बनाती हैं। तो टाइप ए का जो एक सोवेनियर है उसके लिए 5 मिनट लगते हैं कटिंग के और 10 मिनट असेंबलिंग के। इसी तरह से टाइप बी के भी लिखे हैं कि कितना कटिंग और कितना असेंबलिंग का टाइम लगता है, और 3 घंटे और 20 मिनट अवेलेबल हैं कटिंग के लिए और 4 hours अवेलेबल फॉर असेंबलिंग। तो प्रॉफिट इज 50 each for type A and 60 each for type B souvenirs. So how many souvenirs of each type should the company manufacture in order to maximize its profit? तो एक टाइप ए के ऊपर उसको प्रॉफिट होता है 50 का और टाइप बी के ऊपर उसको प्रॉफिट होता है 60 का, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स और वाई। तो लेट नंबर ऑफ souvenirs of type A is X and B is Y। तो फंक्शन क्या होगा, प्रॉफिट फंक्शन होगा, एक के ऊपर 50 का प्रॉफिट हो रहा है और x के ऊपर 50x, प्लस इसी तरह से B टाइप के सोवेनियर्स के ऊपर 60 का प्रॉफिट हो रहा है तो y के ऊपर 60y। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया विच इज सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, तो टाइप ए का एक बनाने के लिए उसको 5 मिनट लगते हैं कटिंग में, एक सुवेनियर बनाने में। तो x को बनाने में कितने लगेंगे, 5 इंटू एक्स, 5x। सिमिलरली टाइप ए को बनाने के लिए उसको 10 मिनट्स लगते हैं असेंबलिंग के, असेंबलिंग के 10 मिनट्स एक प्रोडक्ट को बनाने में, तो x को बनाने में 10x। जैसे आपको इतना देखना है कि आप कौन सी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो। सिमिलरली टाइप बी को बनाने के लिए उसको 8 मिनट लगते हैं एक की कटिंग में, तो y के लिए उसको 8y। सिमिलरली बी प्रोडक्ट को बनाने में उसको लगते हैं 8 मिनट्स ही असेंबलिंग के लिए, तो 8y असेंबलिंग का टाइम है। ये है कटिंग कांस्टेंट और ये है असेंबलिंग कांस्टेंट। तो कितना टाइम अवेलेबल है, देयर आर 3 hours 20 minutes अवेलेबल फॉर कटिंग एंड 4 hours अवेलेबल फॉर असेंबलिंग। 3 hours and 20 minutes, दैट मीन्स कि हमें, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स लिए तो इसको भी मिनट्स में चेंज कर देते हैं कन्वर्ट। तो 3 इंटू 60 कितना होता है, 180 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स यानी 200 मिनट्स हो जाएंगे कटिंग के लिए अवेलेबल है, और 4 आवर्स अवेलेबल है असेंबलिंग के लिए। तो 4 इंटू 60 240 आवर्स अवेलेबल है असेंबलिंग के लिए। तो ये जो आवर्स है हमारे पास लिमिटेड है, 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल टू 200 एंड ये वाले लेस देन इक्वल टू 240। तो ये हमारे कांस्टेंट बन गए, अलावा इसके x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 16, a manufacturer produces two products A and B। A and B बनाता है दोनों products, both the products are processed on two different machines। Available capacity of first machine is 12 hours and that of second machine is 9 hours per day। Each unit of product A requires 3 hours on machine A, both machines, and each unit of product B requires 2 hours on first machine and 1 hour on second machine। बाद में इसको elaborate करके बताते हैं। तो each unit of product A is sold for 7 rupees profit and B at a 4 rupees profit। तो हमें क्या करना है, find the production per level to maximize the प्रॉफिट, हमें करना है मैक्सिमाइज प्रॉफिट को। तो एक यूनिट ऑफ ए पे उसको 7 रुपीज का प्रॉफिट आता है और एक यूनिट ऑफ बी पे उसको 4 रुपीज का प्रॉफिट आता है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए हम मानेंगे एक्स को और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी हम मानेंगे वाई को। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, एक पे 7 रुपीज का प्रॉफिट तो x पे 7x, एक y b के प्रोडक्ट के ऊपर 4 रुपीज का प्रॉफिट, तो नंबर ऑफ यूनिट्स अगर y है तो 4y।
ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा विच इज सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होंगे, बस इतना याद रखना, एक्स और वाई है क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी है। तो both the products are processed on two different machines. Available capacity of first machine is 12 hours and that of second machine is 9 hours per day. तो फर्स्ट मशीन को तुम 12 घंटे ही यूज कर सकते हो और सेकंड मशीन को 9 घंटे ही यूज कर सकते हो। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑन बोथ मशीन्स। तो हर एक यूनिट को बनाने के लिए प्रोडक्ट ए की हमें 3 घंटे लगते हैं दोनों मशीनों पे, यानी 3 फर्स्ट वाली मशीन पे और 3 ही सेकेंड वाली मशीन पे लगते हैं। तो यानी कि 3 आवर्स ऑन फर्स्ट मशीन, तो एक यूनिट को बनाने में 3 आवर्स, तो x यूनिट्स बनाने में 3x। सिमिलरली दूसरी मशीन के ऊपर भी इसको 3 आवर्स लगते हैं, तो 3, तो नंबर ऑफ यूनिट्स अगर x है तो 3x लगते हैं। तो इसी तरह से प्रोडक्ट बी है, उसके लिए 2 घंटे लगते हैं फर्स्ट मशीन पे, तो +2y, और सेकंड मशीन पे उसको लगता है 1 घंटा, तो +1y, यानी +y भी लिख सकते हो। फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन दोनों की अवेलेबिलिटी हमारे पास है, फर्स्ट मशीन की है 12 घंटे और सेकंड मशीन की है 9 घंटे। तो फर्स्ट मशीन 12 घंटे से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, लेस देन इक्वल टू 12, और सेकंड मशीन 9 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो लेस देन इक्वल टू 9। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मशीन 1 कांस्टेंट और मशीन 2 कांस्टेंट, ये हमारे दोनों कांस्टेंट्स बन गए। इसके अलावा x should be greater than equal to 0 and y should be greater than equal to 0। तो क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन में भी हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। अ कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स पेडेस्ट्रियल लैंप्स एंड वुडन शेड्स बनाती है, दोनों बनाती है। बोथ प्रोडक्ट्स रिक्वायर मशीन टाइम और क्राफ्टमैन टाइम भी चाहिए, उसको हम बाद में देखते हैं कि कितना टाइम चाहिए। तो इन अ डे कितनी अवेलेबिलिटी है मशीन की, उसको भी बाद में देखते हैं। एज्यूमिंग दैट ऑल आइटम्स मैन्युफैक्चर आर सोल्ड, हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर शेड्यूल हिज डेली प्रोडक्शन टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो एक पेडेस्ट्रियल लैंप के ऊपर प्रॉफिट बनता है उसको 30 रुपीज, ये लिखा है टेबल में, और एक वुडन शेड के ऊपर प्रॉफिट मिलता है 20। तो हमें मैक्सिमाइज करना है क्योंकि प्रॉफिट को एक यूनिट के ऊपर 30, तो x इसको एज्यूम कर लो, y इसको एज्यूम कर लो। तो लेट नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियल लैंप is x and number of wooden shades is equal to y। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, z, एक के ऊपर 30 रुपीज का प्रॉफिट, तो x के ऊपर 30 इंटू एक्स, 30x। एक के ऊपर 20 रुपीज का प्रॉफिट वुडन शेड के ऊपर, तो y नंबर ऑफ अगर हो तो 20 इंटू वाई 21। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है विच इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट क्या है अब हम देखते हैं। यहाँ पे आपके पास टेबल बना हुआ है, एक पेडेस्ट्रियल लैंप के लिए मशीन टाइम कितना है 1.5 आवर्स, एक के लिए 1.5 आवर्स, तो x के लिए कितना होगा 1.5 इंटू एक्स, तो 1.5x। सिमिलरली क्राफ्टमैन टाइम उसको कितना चाहिए 3 घंटे, 3 घंटे एक के लिए, तो x के लिए कितना चाहिए 3x। उसी तरह से वुडन शेड के लिए मशीन टाइम चाहिए 3 घंटे, 3 घंटे एक के लिए, तो y के लिए कितना चाहिए होगा 3y मशीन टाइम। और ये है क्राफ्टमैन टाइम, तो ये कांस्टेंट है मशीन कांस्टेंट और ये कांस्टेंट है क्राफ्टमैन कांस्टेंट। क्राफ्टमैन टाइम उसको चाहिए वुडन शेड को 1 आवर एक को बनाने के लिए, तो y को बनाने के लिए 1 इंटू वाई 1y, यानी y लिख सकते हो। अब आगे है कि इन अ डे द फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। तो मशीन टाइम 42 आवर्स से ज़्यादा नहीं है, तो उससे लेस देन इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा। और
24 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम, तो इससे लेस देन और इक्वल टू ही यूज करना पड़ेगा, तो ये कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे। इसके अलावा इस वाले इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम इस सारी इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये बन जाएगी 1.5 इंटू 2 3x प्लस 3 टू 6 6y लेस देन इक्वल टू 84। थोड़ा इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाएगा। इसके अलावा x should be greater than equal to 0 and y should be greater than equal to 0. Moving on to the last question of this video, 18th क्वेश्चन में है कि an aeroplane can carry a maximum of 200 passengers, तो 200 पैसेंजर्स को ही लेके जा सकता है। बैगेज भी अलाउड है। फर्स्ट क्लास टिकट के लिए 30 kg है और इकोनॉमी क्लास के लिए 20 kg है। मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर द बैगेज भी दी हुई है 4500 kg, बाद में करते हैं। प्रॉफिट ऑन ईच फर्स्ट क्लास टिकट इज 500 एंड ऑन इकोनॉमी क्लास टिकट इट्स 300, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास टिकट का किराया ज़्यादा होता है, तो एक टिकट का 500 है और एक इकोनॉमी क्लास टिकट का 300 है। तो हमें करना है डिटरमिन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, हम एज्यूम करते हैं कि लेट नंबर ऑफ बिजनेस क्लास टिकट्स या फिर फर्स्ट क्लास टिकट इज x and number of economy class tickets is y। तो एक टिकट के ऊपर उसको 500 का प्रॉफिट हो रहा है फर्स्ट क्लास, तो x के ऊपर 500x, एक इकोनॉमी क्लास के ऊपर उसको 300 का प्रॉफिट हो रहा है, तो y के ऊपर 300y। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, तो सबसे पहले तो वो मैक्सिमम, इट कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स, तो 200 ही पैसेंजर्स हो सकते हैं। फर्स्ट क्लास टिकट हमने एज्यूम किया कि x है और y है सेकेंड क्लास के टिकट का नंबर, तो x प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200, क्योंकि मैक्सिमम इतने ही पैसेंजर कैरी कर सकता है, तो 200 से कम या इक्वल रहेंगे। ये है कैपेसिटी कांस्टेंट, लिखते हैं ना साथ में कैपेसिटी कांस्टेंट। इसके बाद है कि मैक्सिमम बैगेज अलाउड फॉर अ फर्स्ट क्लास टिकट, एक टिकट के लिए 30 kg का ही बैगेज अलाउड है, तो x नंबर ऑफ टिकट्स अगर होंगे तो 30x का मैक्सिमम बैगेज अलाउड है। और एक इकोनॉमी क्लास टिकट के लिए बैगेज अलाउड है 20 kg, तो y के लिए 20y प्लस 20y। मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर द बैगेज इज 4500, तो बैगेज कांस्टेंट है यहाँ पे कि मैक्सिमम कितना वो कैरी कर सकता है 4500, तो इससे लेस देन और इक्वल टू ही होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, तो 30 डिवाइडेड बाई 10 इज 3, 20 डिवाइडेड बाई 10 इज 2 और 4500 डिवाइडेड बाई 10 इज 450। तो ये इस इक्वेशन को इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसके अलावा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके साथ ही इक्वेशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 19 से लेकर 25 तक सम्स करेंगे। थैंक यू।